दफ्तर से निकल ही रहा था, सोचा उसे फ़ोन कर लूं। उसने कहा था निकलने से पहले फ़ोन करना। गाड़ी में बैठते ही मैंने अपना फ़ोन निकालने के लिए जब अपनी जेब टटोली तो पता चला फ़ोन तो डेस्क पर ही भूल आया था। मैंने कहा आज तो मारे गए, एक तो पहले से ही देर हो गई थी, ऊपर से फ़ोन। खैर, मैं जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट 12वें मंजिल पर थी। जब आपको जल्दी होती है तभी लिफ्ट को किसी और मंजिल पर ही होना होता है। मानो मुझसे कह रही थी, जब उसने कहा था तो टाइम पर क्यों नहीं निकले, अब बुक तो। बिल्कुल उसी के टोन में चिढ़ा रही थी। वो 1 मिनट भी मानो 1 घंटे सा लग रहा था। उस 1 मिनट में कम से कम 10 बार मैंने अपनी घड़ी को और 15 बार लिफ्ट की नंबर वाली स्क्रीन को देखा था। लिफ्ट आई, मैं कूद कर उसमें चढ़ गया। देखा, मेरा मैनेजर उससे वापस पार्किंग में जा रहा था। उसने लिफ्ट से निकलते निकलते मेरा स्टेटस ले डाला। जिस काम की वजह से मुझे देर हुई थी उसी के बारे में पूछ रहा था। मैंने जल्दी से बताया और लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। लिफ्ट रुकती रुकाती 8वीं मंजिल पर पहुंची। मैं भाग के अपने केबिन में गया और अपना फोन उठाने ही लगा था कि मेरी नजर डेस्क पर पड़े एक कागज पर पड़ी। वो एक रफ कागज का टुकड़ा था जिस पर मैंने आज सुबह उससे बात करते वक्त उसका नाम लिख दिया था, और ना जाने कब अनजाने में उसके नीचे लिख दिया था मिसेस शर्मा। मैं अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराया और वो कागज अपनी कमीज की जेब में रखकर निकल गया। मैं गाड़ी में बैठा और पार्किंग से बाहर निकल। गेट पर पहुंचा ही था, पर यह क्या, बाहर तो बारिश हो रही थी। मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उन बूंदों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। बाहर तो मौसम मानो मेरा साथ दे रहा था। धीमी धीमी हवा चल रही थी जिसमें वो बूंदें ऐसी लग रही थी मानो जैसे उसका लहराता आंचल मेरी गाड़ी को रास्ता दिखा रहा हो। मैं अगले चौराहे पर पहुंचा तो देखा जबरदस्त जाम लगा था। मुझे लगा आज तो मारे गए। मैंने फोन निकाला, झट से उसे कॉल किया। मैंने सोचा उसे बता दूं कि मुझे देर हो जाएगी, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं समझ गया था कि ये उसका नाराजगी जताने का पुराना तरीका था। मैंने जल्दी से अपना रास्ता बदला और गलियों से होता हुआ उसके घर की तरफ जाने लगा। रेडियो पर किशोर कुमार के तराने, बाहर का ये मौसम, शाम के 8 बजे का ये वक्त, ये ठंडी हवा और उसकी याद। मुझे उससे मिलने की जितनी जल्दी थी उतना ही मानो इस बात का गम कि इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। कई बार मिलने से ज्यादा इंतजार अच्छा लगने लगता है। बस वही हाल था मेरा। एक तरफ उससे मिलने की तड़प तो दूसरी तरफ इस इंतजार के खत्म होने का एहसास। मैं उसके घर पहुंचने ही वाला था कि मैंने एक बार फिर से फोन किया। सोचा बता दूं कि पहुंचने ही वाला हूं, नीचे आ जाओ। उधर से फोन उठाते ही आवाज आई, अभी तक निकले नहीं ना ऑफिस से? पता था मुझे, कुछ नया थोड़ा ही है। कितनी देर है अभी, और आराम से ऑफिस का ही काम निपटा लो, आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज उसके गुस्से पर भी प्यार आ रहा था। मुझे हंसी आ गई। बस फिर क्या था, हंस लो तुम। फटाक फोन रख दिया। मैंने सोचा कौन चिंगारी को हवा दे, पतले रास्ते से ही काम चला लेते हैं। मैंने उसे एक मैसेज भेज दिया कि मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूं। तो उधर से जवाब आया, खड़े रहो। इससे पहले कि मैं कुछ और लिखता, फोन बज गया। जब मैंने कहा था निकलने से पहले फोन करना, तो क्यों नहीं किया? अब पहुंचने के बाद बता रहे हो। मैंने सोचा मैंने तो किया था पर तुमने नहीं उठाया। पर इस समय कुछ बोलना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। मैं चुप रहा।
उधर से आवाज़ आई, मुझे तैयार होने का भी वक्त चाहिए होता है, तुम्हारी तरह तो हूं नहीं कि कुछ भी पहनूं और चल दूं। तभी कहा था निकलने से पहले फोन करना। अब खड़े रहो, मैं नहीं आ रही। और फिर फोन काट दिया। मैंने भी सोचा कि यार गलती मेरी ही है, मैंने 7 बजे का टाइम दिया था और 8:30 पर पहुंचूंगा तो यही सुनने को मिलेगा। मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। उधर से जवाब आया, मैं भी तो तुम्हारा पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हूं। मैंने सोचा अब बातों से काम नहीं बनेगा, लगता है माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने लिख के भेजा, आई एम सॉरी, बहुत काम था आज। उसकी एक बात थी जो सबसे अलग थी, और वो ये कि वो मेरे मुंह से सॉरी नहीं सुन सकती थी। सारी दुनिया जहां से लड़ लेगी, सबको गलत ठहरा देगी, पर मुझे गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। पता नहीं कैसे करती थी सब। मेरे सॉरी के जवाब में उसने लिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ऑफिस, और अपना सॉरी अपने ही पास रखो। मैंने कुछ और प्लान बना लिया है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। मुझे लगा वैसे ही इतनी देर हो चुकी है, ये और देर कर रही है। मैंने उसे फिर फोन कर दिया। इस बार उसकी आवाज में कुछ नमी थी। बोली, बहुत हो गया, मैंने अपनी एक सहेली को बुलाया है और आज वो मेरे घर पर रुकने वाली है, तो आज डिनर का प्लान कैंसिल। मुझे लगा मजाक कर रही होगी। मैंने पलट कर कहा, बस भी करो, अब आ तो गया हूं, अब चलो भी। और ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? वो बोली, कई बार जरूरी सिर्फ इंसान नहीं होते, जरूरी वक्त भी होता है, और तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। मैं मानो बर्फ सा हो गया था। वो बारिश की बूंदें मुझे सुनाई देने लगी, वो हवा मानो दिखाई देने लगी। मैंने कहा, आगे से ध्यान रखूंगा, अब आ भी जाओ। बोली, मेरी सहेली पास के मेट्रो स्टेशन पर आ गई है, बारिश की वजह से उसे ऑटो नहीं मिल रहा है। अगर कुछ करना चाहते हो तो प्लीज उसे घर ले आओ। मेरे तो पैरों से जमीन ही खिसक गई कि उसने सच में ऐसा कर लिया है। हम पिछले कई हफ्तों से इस दिन के लिए प्लान कर रहे थे और उसने सोचा भी नहीं। मुझे लगा अब इस बारिश के मौसम में इतनी रात गए उसकी दोस्त कहाँ खड़ी होगी, उसको पहले घर छोड़ दिया जाए। मैंने उसे मैसेज किया, मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा हूं, और वहां से चला आया। आते आते मेरे दिमाग में न जाने कौन कौन से ख्याल आ रहे। मेरा दिमाग मानो फटने ही वाला था। वो रात काली और भयानक लगने लगी थी। वो बारिश मुझे किसी के आंसुओं से कम नहीं लग रही थी, और वो हवा मानो किसी के रोने की सिसक थी। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचने ही वाला था कि उसका मैसेज आया, मेरी सहेली पास के मार्केट तक आ गई है, उसे वहीं से ले लेना। मैंने पास के मार्केट पर गाड़ी हल्की की तो कोई नज़र नहीं आया, बारिश ही उतनी तेज थी। दूर पार्किंग के पास एक लड़की खड़ी दिखाई दी, हाथ में छाता लिए थे। मुझे लगा यही होगी। मैंने गाड़ी धीमी की और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी, हवा भी मानो किसी तूफान के आने का पैगाम दे रही थी। गाड़ी के शीशे पर गिरता हुआ पानी और वो पानी पर चलता वो वाइपर ऐसे लग रहे थे मानो कोई यादों के पर्दे पर पड़ी धूल हटा रहा हो, और वो धूल बार बार उस पर्दे पर जमती जा रही है। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें चल रही, उसकी आखिरी कॉल की वो नम आवाज़ अभी तक मेरे कानों में भटक रही। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वो लड़की गाड़ी के पास आई और दरवाज़ा खोल के बैठ गई। मेरा दिमाग इतना ख़राब था कि मैंने उसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तेज बारिश में सड़क पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा पूरा ध्यान गाड़ी और रास्ते पर था। फिर भी कुछ सेकंड्स बाद मैंने पूछा, आपको ज़्यादा देर तो नहीं हुई? वो बोली, ज़्यादा नहीं,
बस 2 घंटे ही हुए होंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो साक्षी थी। मैंने गाड़ी किनारे लगाई और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम तो बोली इंतजार कर रही थी तुम्हारा। सोचा तुम्हें देर हो जाएगी दफ्तर से तो मैं ही खाना पैक करा देती हूँ। उसका ये कहना था कि मेरी सारी गुस्सा फुर्र और मैं कुछ पहले बोलता। वो बोली, वो 2nd फ्लोर वाला रेस्टोरेंट अभी भी खुला है, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज है, चलो। मेरे पास शब्द नहीं थे, मानो मुझे मेरी शाम साक्षी ने पूरी कर दी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो गुस्से में खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने उसका सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी। वो गुस्से में मेरी तरफ पलटी और बोली, कितनी बार कहा है सॉरी मत बोला करो। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, जो करते हो हम दोनों के लिए ही करते हो। उसके होंठ बारिश में भीगे और ठंड से कांप रहे थे। आज मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आया कि शायद ही मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊं। और उसके उन कांपते होठों से अपना नाम सुनना भी मेरे लिए किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट से कम नहीं लग रहा था। मैंने गाड़ी पार्किंग पर लगाई और हम उस चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए। वो शाम और शाम की साक्षी मुझे ये जरूर सिखा गए कि कई बार इंसान नहीं, वक्त अहमियत रखता है और उस वक्त में आपका साथ निभाने वाला इंसान आपकी साक्षी होता है।